हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये है हमारी क्लास 2 ऑन जनरल नॉलेज रिलेटेड टू इंडिया, वर्ल्ड एंड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले ऑलरेडी एक एमसीक्यू सीरीज़ उस पर एक वीडियो आ चुकी है। आई होप आपने वो वाली लगाई होगी। अगर नहीं अटैम्प्ट की है कोई बात नहीं, ये लगा सकते हो आप या पहले वो लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेटेड है, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको जो सोर्सेज बताए हुए थे उड़ान ओनली आईएएस के, जो आपने कंसीडर करने थे फॉर जीके पोर्शन, मैं आपको वहीं से अब एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। सीक्वेंस वाइज ही वहाँ से हम करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम एमसीक्यूज़ उठाएंगे, टॉपिक वाइज ही करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टोन एज से एमसीक्यूज़ करे थे, आज हम कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से करेंगे, उसके बाद हम वैसे ही सीक्वेंस में बढ़ेंगे। आपको अब खुद ज़रूरत नहीं है वो वाला पोर्शन कवर करने की, उतने सारे नोट्स आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। आप बस रिवाइज़ करना, वो कहाँ से मैंने आपको बताया है, या तो ल्यूसेंट की बुक से करो या फिर तरुण गोयल की बुक से करो, क्योंकि यहाँ पे जीके बस 20 मार्क्स का है। वैसे बस 20 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉट जस्ट 20 मार्क्स बट 20 एमसीक्यूज आएंगे, तो 40 मार्क्स का है। बट आप उतने सारे नोट्स मत पढ़ना, या तो ल्यूसेंट से कर लो या फिर तरुण गोयल से कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये एमसीक्यू सीरीज़ लगा लो, यहाँ पे मैं उड़ान से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिलहाल तो कोशिश है 2000 एमसीक्यू सीरीज़, बट उससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं हम हाँ वो सब करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हो, जेकेपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट भी होंगे, फ्री क्लासेस भी होंगी, चाहे जीके हो, रीजनिंग की भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, साथ साथ कंप्यूटर्स की भी बहुत जल्दी हो जाएंगी, एज वेल एज इंग्लिश भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको अपडेट 1 या 2 दिन में दे दूंगा, मैथ्स की क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगी, एज वेल एज मॉक टेस्ट भी हमारे होते रहते हैं, कभी कभी वीक में 2 बार, कभी कभी वीक में 1 बार। बट जैसे ही एग्जाम पास आएगा, वीक में 2 से 3 या फिर डेली बेसिस पे भी आपके मॉक टेस्ट होंगे। जो भी हम दिन भर पढ़ेंगे वो शाम को मॉक टेस्ट की फॉर्म में लाइव होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, मतलब एक बार सब्सक्राइब कर दें ऑब्वियसली, एंड हाँ वीडियो को एक बार लाइक कर दें। देखो ये सारे एमसीक्यूज कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, पिछली बार जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज हमने कुछ किए थे। आज जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किए थे यहाँ तक आई थिंक, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। और इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था बानिहाल काजीकुंड रेलवे टनल, बट अब ये रेलवे टनल लॉन्गेस्ट नहीं है, अब इसको सरपास कर दिया है T50 टनल ने। तो इस चीज़ का अब आप ध्यान रखना। अब जो लॉन्गेस्ट टनल है वो है T50 टनल। इससे पहले ओबियसली बानिहाल काजीकुंड रेलवे टनल था, बट अब T50 टनल है। इसकी लेंथ अराउंड 12.77 किलोमीटर्स के आसपास है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपने याद रखना है, बानिहाल काजीकुंड रेलवे टनल को अब सरपास कर दिया है T50 रेलवे टनल ने। नाउ इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। जो अर्बनाइजेशन का दौर था वो कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ इंडिया में। आपको पता होगा स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर महाजनपद पीरियड। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। येस इट इज़ वेरी ट्रू। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। इट वाज द फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अगर आपको पूछा जाए सेकंड अर्बनाइजेशन कब से स्टार्ट हुई, तो उसका आंसर रहेगा महाजनपदा पीरियड। अगर हम इंडस वैली में भी बताएं, पर्टिकुलरली अर्बनाइजेशन जो मैच्योर अर्बन मतलब मैच्योर हड़प्पन फेज था, सबसे ज़्यादा टाउन्स वगैरह उसी टाइम पे डेवलप हुए थे, और उसका टाइम पीरियड क्या था 2600 BC से लेके 1800 BC। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, विच वाज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन का आपको पता है। तो मान लो अगर इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है, ये इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट आएगी, ये इसकी ईस्टर्न मोस्ट, ये इसकी सदर्न मोस्ट, ये इसकी वेस्टर्न मोस्ट। पूछा गया है ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, इसका आंसर रहेगा आलमगीरपुर। कहाँ पे है ये, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वो है शोरतुगई, ये है अफगानिस्तान में। अगर पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट साइट इन इंडिया, अगर इंडिया की बात की जाए नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, फिर रहेगी जम्मू एंड कश्मीर में मांडा। वो आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन के हिसाब से आपने आंसर करना है। अगर पूछा जाए सदर्न मोस्ट साइड कौन सी है, वो है दाइमाबाद, कहाँ पे, इन महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, वो है सुतका गेंडोर, वो कहाँ पे है, इन ईरान एंड पाकिस्तान बॉर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है इंडिया में लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा, राखीगढ़ी और लोथल। तो चलो फटाफट से इसका आंसर दे दो। आई होप आप सबने करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पूछा जाएगा बताओ भाई साइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ना है आपने। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, जाओ फटाफट से रिवाइज करो। वहाँ पे देखो कौन सी साइट कौन से रिवर के किनारे पे है, किसने इसको एक्सकवेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मिले हैं वो पढ़ने हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वहाँ पे पॉलिटी कैसी थी, गवर्नेंस, रिलीजन वगैरह, सोसाइटी कैसी थी, वो कुछ चीज़ें जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़नी है। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली वहीं से आएंगे। यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट साइट कौन सी है,
वो है राखीगढ़ी इन इंडिया। अगर पूछा जाए पाकिस्तान में लार्जेस्ट कौन सी है, तो आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी कहाँ पे है? इट इज़ इन हरियाणा। विच आर द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ओनली सिटी विद रेडियल ड्रेनेज? मतलब कि रेडियल ड्रेनेज वाली सिटी कौन सी थी? आपको पता है बाकी जो ड्रेनेज थी वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी, बट ये थी रेडियल ड्रेनेज वाली सिस्टम, और यहाँ पे वो टाउन प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हुई थी। और ये कौन सी साइट है? यहाँ पे आंसर है धोलावीरा, लोथल, बनावली या फिर कालीबंगन। तो इसका आंसर रहेगा बनावली। ठीक है, कहाँ पे है ये? इट इज़ अगेन इन हरियाणा। और यहाँ पे कौन सा रिवर बहता था उस टाइम पे? रिवर रंगोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या फिर धोलावीरा। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मोहनजोदारो में मिली थी, ग्रेट बाथ, फिर 3 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज, उसके बाद यहाँ पे वो पशुपति सील, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। वो अपने हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आंसर रहेगा मोहनजोदारो। लोथल क्या था? इट वाज अ पोर्ट सिटी। ठीक है, लोथल वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कुछ चीज़ें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दीपवमसा इज़ अ फेमस, कल्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीपवमसा ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, पूछा गया है कौन से रिलीजन से ये रिलेटेड है? शेवाइट रिलीजन, बुद्धिस्ट या फिर जैन टेक्स्ट या फिर नन ऑफ दीज। इट इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म का कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखा गया है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं तो एज मॉक आप इनको ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड पे आप आंसर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, बता सकते हो कितने हमारे 20 या फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से इतने हमारे करेक्ट हुए, इतनी चीज़ें हमने नहीं सीखी। इससे क्या होगा? कुछ आपकी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, एज वेल एज़ यहाँ पे आपकी कुछ रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन आपने कहाँ से नहीं पढ़ा है, कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर की हैं जिनको आपने वापस जाके पढ़ना होगा। ठीक है, यही इस मॉक टेस्ट का यही एम है। चलो, गरबा इज़ अ फेमस डांस ऑफ, फोक डांस है गरबा, कहाँ का है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोक डांस, काफ़ी सारी स्टेट्स के आपको याद होने चाहिए, स्पेशली जो मेजर फोक डांसेस हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए। सो इट इज़ अ मेजर फेमस फोक डांस ऑफ गुजरात स्टेट। अब देखो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ एडेड इन यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज कब? 2023। और इसको जनरली कब परफॉर्म किया जाता था? इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन नवरात्रि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्री होगा। ठीक है, वाई भी लगा लेना यहाँ पे। और पहली फैक्ट्री डच की कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? सूरत, कोचिन, मसूलीपट्टनम या फिर, ठीक है, सूरत यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे आप लगा लो कैलिकट या फिर कोलकाता, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट ये तो हमारा आंसर है नहीं। हमारा आंसर है यहाँ पे डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी? इट वाज इन मसूलीपट्टनम। कब एस्टेब्लिश की गई थी? मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1605 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ अम्बोइना वाज फोर्ट बिटवीन, कहाँ पे हुआ था ये बैटल? ये हुआ था इन इंडोनेशिया। किस किस के बीच हुआ था ये हुआ था बिटवीन इंग्लिश एंड डच। ये एक सीरीज ऑफ बैटल हुआ था बिटवीन इंग्लिश एंड डच, कहाँ पे हुआ था? इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ फेमस बैटल जो मतलब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुए हैं, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज़ के बीच हुए हैं, इंग्लिश और डच के बीच हुए हैं, इनके बारे में जो भी फेमस बैटल्स हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, कब हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, वो चीज़ें आपने भी याद रखनी है। ठीक है, गोल्डन फरमान वाज इशूड टू द ब्रिटिशर्स बाई, किसने इशू किया था ब्रिटिशर्स को गोल्डन फरमान? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ बीजापुर, फरुख सियार या फिर नवाब ऑफ बंगाल। देखो यहाँ पे आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे फरुख सियार आंसर नहीं होगा। आप में से हो सकता है किसी ने फरुख सियार आंसर दिया होगा, बट जो गोल्डन फरमान था इट वाज इशूड बाई सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, उसने बोला था कि गोलकोंडा के एरिया में आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। जो फरुख सियार ने फरमान इशू किया था वो फरुख सियार का फरमान था, उसने 1717 के आसपास इशू किया था, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ, ठीक है, मैग्ना कार्टा उसको बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कब किया था इसको? 1632। डेन्स एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अब जो डेन्स थे इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी? सूरत, कोचिन, ट्रैंकोबार या फिर तंजौर भी इसको आप बोलते हैं हम, या फिर हुगली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? इनकी पहली फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की थी एट ट्रैंकोबार। कब की थी? 1620 AD। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जियोग्राफी से क्वेश्चन है, इसमें से लीस्ट डेंसिटी किसकी है? सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सबसे कम डेंस कौन है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर या फिर इनर कोर? तो चलो फटाफट से मुझे बताओ इसमें से लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी? बहुत सही आपने बोला है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा क्रस्ट। कितनी इसकी डेंसिटी होती है? आप देखो क्रस्ट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। अब जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी होती है अराउंड 2.7
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सियाल एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पे होते हैं, सॉरी यहाँ पे होता है मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यहाँ पे होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसलिए ओशनिक जो क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट इनमें से सबसे लीस्ट डेंस ओब्वियसली क्रस्ट होता है। मेटल की डेंसिटी 3 से लेके 5.6 के आसपास होती है। मेटल की डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की तरफ। अगर हम बात करें इनर कोर, आउटर कोर की डेंसिटी होती है 6 से लेके 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, और इनर कोर की डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है। कहीं कहीं पे तो 15-16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। पूछा गया है लीस्ट डेंस कौन सा है, वो है क्रस्ट। ठीक है, मोस्ट डेंस कौन सा होगा, आंसर रहेगा इनर कोर। ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ, वहाँ पे एक तो आपको पता होगा निकल एंड आयरन। रपीती डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, आपको पता है जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है बिटवीन दीज लेयर्स। ठीक है, जैसे कि ये मान लो ये क्रस्ट है, आपको पता होगा इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 6371 किलोमीटर तक, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस अगर हम बात करें यहाँ पे रेडियस इसका कितना है 6371। अगर ये क्रस्ट है, क्रस्ट की आपको वो पता होगी, जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो होता है अराउंड 30 किलोमीटर्स तक। ठीक है, उसकी डेप्थ। अगर हम बात करें ओशनिक क्रस्ट, वो पतला होता है बट उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 5 किलोमीटर्स। उसके बाद एक जोन ऑफ ट्रांजिशन आता है 80 किलोमीटर्स तक, वहाँ पे आपको पता होगा लिथोस्फीयर। फिर 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर्स तक एस्थेनोस्फीयर, वहाँ पे लोअर क्रस्ट एज वेल एज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जहाँ से लावा मैग्मा वगैरह ओरिजिनेट होता है। उसके बाद 2900 मीटर्स तक होता है मेंटल। ठीक है, फिर 2900 मीटर्स से लेके वहाँ से नीचे होता है कोर, तो वो भी आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब इनके बीच कुछ मतलब डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वेरी करती है। पूछा गया है रपीती डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी लेयर्स के बीच होती हैं। देखो, जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, वो होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। उसके बाद सेकेंड वन है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, वो होता है अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल के, मतलब अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच। उसके बाद आती है रपीती डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वो किस किस के बीच होती है, वो होती है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाली डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड दोबारा से करते हैं हम, आई थिंक मैंने आपको गलत बताया। देखो, रपीती डिसकंटिन्यूटी होती है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच, जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम रपीती डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं जिससे गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड अगर हम बात करें आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होती है सबसे नीचे, उसको हम बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ठीक है, इसका आंसर रहेगा अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, चलो विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन दिया होता, मुझे लगता है आपने आंसर यहीं तक पढ़ना था, आपने आंसर नाइट्रोजन लगा देना था, बट यहाँ पे मैंने नहीं दिया है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिखाना था। नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट में ऑब्वियसली आपको मैं कंफ्यूज करूँगा, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। अर्थ की क्रस्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे ज़्यादा एलिमेंट है ऑक्सीजन, 45-46% के आसपास अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैरान हो गए होंगे कि ऑक्सीजन कैसे है, बट येस इट इज़ ऑक्सीजन। नंबर 2 पे है सिलिकॉन, नंबर 3 पे है एल्यूमिनियम। ये इनकी रैंकिंग ऐसे ही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, चलो आप मुझे आंसर बताओ, यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट जो एलिमेंट या फिर गैस है वो कौन सी है, उसका आंसर आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट इज। अब यहाँ पे मिनरल पूछा गया है, ऊपर एलिमेंट पूछा गया था, यहाँ पे मिनरल पूछा गया है। कौन सा है, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, पायरोजीन या फिर एम्फीवोल। तो करेक्ट आंसर रहेगा फेल्डस्पर इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। अबाउट 35% से ज़्यादा ही जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो फेल्डस्पर मिनरल से भरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सैंडस्टोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डैश थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। आपने बहुत सारी रॉक्स पढ़ी हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें से पूछा गया है कि जब सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है, इस पर मेटामॉर्फिज्म होता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये किस में कन्वर्ट होता है, नीस, मार्बल, ग्रेफाइट या फिर क्वार्ट्जाइट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चलो फटाफट से आंसर बताओ। यस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सैंडस्टोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, ये इसकी मेटामॉर्फिक फॉर्म है। अगर आपको मैं बताऊँ नीस, सो नीस इज़ द कन्वर्टेड फॉर्म या फिर मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ, हम बात करें यहाँ पे ग्रेनाइट की।
ठीक है। मार्बल इज़ द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, ग्रेफाइट इज़ द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक फॉर्म है कार्बन की। तो ये सारी भी आपने यहाँ पे पढ़नी है, इनके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। एसिडिक रॉक्स आर रिच इन, जितनी भी एसिडिक रॉक्स होती हैं वो किस में रिच होती हैं? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन। तो देखो जितनी भी एसिडिक रॉक्स होती हैं, अगर वहाँ पे 65% से ज़्यादा सिलिका है, वो सारी रॉक्स एसिडिक रॉक्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फेल्सिक रॉक्स भी बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। एसिडिक रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज फेल्सिक रॉक्स एंड दीज आर रिच इन सिलिका। सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, इसमें ये काफ़ी मतलब वो होती हैं, रिच होती हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी गई हैं, ग्रेनाइट, रियोलाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, दीज आर एग्जांपल ऑफ एसिडिक और फेल्सिक रॉक्स एंड दीज रॉक्स आर रिच इन सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद होती हैं कुछ रॉक्स जिनको हम बोलते हैं बेसिक रॉक्स, वो होती हैं पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, उसमें जो रिच होती हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक रॉक्स या फिर माफिक रॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है, इनका निकनेम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज मैंडेटेड टू मीट एटलीस्ट डैश टाइम्स इन अ ईयर। मिनिमम कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मिलना होता है एक साल में? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स। तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या रहेगा? यस, मिनिमम लिखा गया है आरबीआई एक्ट में कि कम से कम 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मिलना चाहिए, मतलब कि हर 3-3 महीने में एटलीस्ट इनको मिलना ही चाहिए। बट जनरली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो 2-2 महीने में मिलती है, और कभी कभार अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो कभी कभार मॉनेटरी पॉलिसी उससे पहले भी मिल सकती है। जैसे कि कोरोना टाइम 45 डेज़ में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती थी। अब आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। अब इसका चेयरमैन कौन होता है? तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही चेयरमैन होता है। चलो आप सबके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है ये वाली। आप मुझे बताओ करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? ऑब्वियसली जो आरबीआई गवर्नर होगा वही अभी चेयरमैन होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो आप मुझे बताओ इस टाइम पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? इसका आंसर मुझे फटाफट से बताओ इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस, इसमें से क्या चीज़ डिटरमाइन करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो या फिर ऑल ऑफ दीज। रेपो रेट करती है डिटरमाइन, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो या फिर ऑल ऑफ दीज। अब रेपो रेट क्या होता है? ये हमारा आरबीआई है, ठीक है। ये हमारा कोई भी बैंक है, जितने बैंक है सभी के सब बैंक ले लो। अब अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई इनको पैसा देता है, उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब ये जो रेपो रेट होता है ये किस पे मतलब डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आरबीआई गवर्नर अकेला डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन नहीं करती है, सिर्फ रेपो रेट जो है वो डिटरमाइन करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही हमारा आंसर भी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो? इसमें से पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो क्या हो सकता है? स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वेलोसिटी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दो। मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है वैसे फिजिक्स के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये वाला क्वेश्चन इतना हलवा है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। इसमें से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर जीरो कौन सी चीज़ हो सकती है? स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी या फिर वेलोसिटी? आंसर दे दो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दें अगर आप भूल चुके हैं, इन केस आई होप आपने की ही होगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी फर्दर इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ एंड क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। 2000 एमसीक्यूज़ प्लस मॉक टेस्ट में जो होंगे वो अलग से, एंड ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। रिवाइज अगर करना है आप यहाँ से पीडीएफ बाई कर सकते हो। अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है फॉर जेके पीएसआई तो भी आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, सेम नंबर रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।